सबा बहुत गैरमामूली लड़की थी। दूसरी लड़कियों के मुकाबले में वो कम बात करती थी। हर काम तवज्जो और दिलचस्पी से करती। अपने बनाव सिंगार से ज्यादा उसे अपने जहन को संवारने का ख्याल रहता था। वो कोर्स की किताबों के अलावा भी किताबें पढ़ती थी, इसलिए उसकी मालूमात भी दूसरी लड़कियों से अच्छी थी। उसके और मेरे दरमियान दो रिश्ते थे। मैं उसका पड़ोसी भी था और टीचर भी। वो ठीक वक्त पर मेरे घर आती और आने के बाद ही किताबें खोल लेती। मैं उससे कहता, सबा, जिंदगी के और भी बहुत से मसले हैं जिन पर हम थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। तुम तो बस आते ही स्कूल की किताबें खोल लेती हो। इस पर वो कहती, एजाज भाई, ये वक्त आपने मेरी पढ़ाई के लिए रखा है। इन 2 घंटों के बाद हम जिंदगी के और मसले पर बात कर लेंगे। उसके बाद तो तुम ये कहकर उठ जाओगी कि तुम्हें अम्मी का हाथ बटाना है। इस पर वो कहती, रात के खाने में देर हो जाए तो अब्बा नाराज होते हैं और मैं किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास तौर से माँ बाप की। मुझे सबा को पढ़ाने ही में नहीं, उससे बातें करने में भी मजा आता था। मेरी 3 साल की लड़की तो सबा की दीवानी थी। वो ज्यादा से ज्यादा वक्त सबा के पास रहना चाहती थी। जब सबा मेरे घर पढ़ने आती तो वो अपनी माँ के पास बैठी रहती। हमने उसे समझा दिया था कि पढ़ते वक्त वो सबा के करीब ना आए। खुद मेरी बीवी भी उस वक्त दूर ही दूर रहती थी। मेरी बीवी शाजिया और सबा की उम्र में 2-3 साल का ही फर्क था। अगर मैट्रिक के बाद सबा की शादी हो जाती तो वो भी साल सवा साल में शाजिया की तरह माँ बन जाती। पता नहीं क्यों मुझे सबा की शादी की भी बहुत फिक्र रहती थी। मेरा ख्याल था कि पढ़ने का सिलसिला तो शादी के बाद भी जारी रह सकता है। यूं भी सबा आर्ट्स की स्टूडेंट थी। शायरी और लिटरेचर से उसे बहुत दिलचस्पी थी। मुझे खुद भी कहानी लिखने का शौक था और 2-3 महीने बाद मेरी एकाध कहानी छप जाती थी। कहानी छपते ही मैं सबा को सबसे पहले बताता था कि मेरी कहानी फलां डाइजेस्ट या नावल में पब्लिश हुई है। वो उस कहानी को पढ़ती और जब इस कहानी पर वो अपनी राय का इजहार करती तो मुझे अजीब सी खुशी का एहसास होता। मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता था, सबा एक मिसाली लड़की है, काश हमारी बेटी पर सबा की परछाई पड़ जाए। मैंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ये बताओ, क्या तुमने सबा की अम्मी से बात की थी कि फराज और सबा की जोड़ी अच्छी रहेगी? मेरी बीवी ने जवाब दिया, सबा की शादी का मसला वो हल नहीं कर सकती। वो कह रही थी कि सबा के अब्बा जहाँ चाहेंगे बस वही शादी होगी और उसके अब्बा अभी तो इस मसले पर बात करना भी पसंद नहीं करते। उनका ख्याल है कि जब तक सबा बीए नहीं कर लेती उस वक्त तक शादी की बात नहीं होगी। शाजिया ने कहा, आप उनसे बात करके देख लो, मर्दों में होने वाली बात ज्यादा वजनदार होती है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आपको सबा की शादी की इतनी फिक्र क्यों है? उसके माँ बाप हैं उसकी शादी की फिक्र करने के लिए। मैंने कहा, ये बात नहीं, मुझे सबा से ज्यादा फराज की फिक्र है। मैं जानता हूँ कि फराज सबा में दिलचस्पी लेता है, सबा को पसंद करता है, लेकिन इस बात को कहते हुए वो शायद घबराता है। वैसे वो बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है। शाजिया ने कहा, लेकिन वो बेरोजगार भी तो है और फिर फराज के माँ बाप सबा के अब्बा से कम हैसियत भी तो है। मैंने कहा, हैसियत में क्या रखा है, ये तो बनती और बिगड़ती रहती है। जहाँ तक फराज की बेरोजगारी का सवाल है तो उसे आज नहीं तो कल मुलाजमत मिल ही जाएगी। जाहिल तो है नहीं, उसे जब भी सर्विस मिलेगी अच्छी ही मिलेगी। मेरी बीवी ने कहा, ठीक है, तो फिर मौका देखकर शफीक साहब से बात कर लो, मुमकिन है आपकी बात उनकी समझ में आ जाए। शफीक साहब से बात करने का मौका मुझे कई दिन बाद मिला। मैं उनके घर अपनी बेटी को लेने गया था। मेरी बेटी अक्सर उनके घर खेलने जाती थी सबा के साथ, उसकी बहुत जमती थी। शफीक साहब से मुलाकात हुई, वो दिल के बहुत अच्छे आदमी थे। मैंने जिस दिन से उनके बराबर का मकान किराए पर लिया था उस दिन से उनका रवैया मेरे साथ एक सा था। कभी उन्होंने मुंह बनाकर मुझसे बात नहीं की थी। मेरी बीवी शाजिया को वो अपनी बेटी ही कहते थे। हर ईद पर शाजिया के लिए उनके घर से चूड़ियां और जोड़ा आता था। शाजिया जब भी उनके घर जाती थी तो वो जिद करते थे कि 2-4 दिन हमारे घर भी रह जाओ। चाय की ट्रे उन्होंने छोटी मेज पर रखते हुए कहा, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद बहाने से सबा का जिक्र छेड़ दिया। शफीक साहब ने कहा, मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी किसी अच्छे घर में कर दूं। मैंने कहा, सबा बहुत अच्छी और फरमाबरदार है, वो जिसके घर भी जाएगी 4 चांद लगा देगी। शफीक साहब ने कहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि वो बीए कर ले तो उसकी शादी किसी अच्छे घर में कर दूं। मैंने बात छेड़ते हुए कहा, आपका क्या ख्याल है? फराज अच्छा लड़का नहीं है, जबरदस्त जोड़ी रहेगी फराज और सबा की। शफीक साहब ने कहा, मैं जानता हूँ फराज बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है,
बस उसमें एक ही खराबी है। मैंने हैरत से पूछा, उसमें आखिर खराबी क्या है? शफीक साहब ने कहा, खराबी ये है कि वो मेरी बहन का लड़का है और मैं अपनी बहन के लड़के को अपना दामाद बनाकर दोहरा अजाब अपने सर नहीं लेना चाहता हूँ। यूं भी खानदान में लड़कियां ब्याहने का मैं कायल नहीं हूँ। खानदान में ना लड़की सुख से रहती है और ना ही उसके घर वाले। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने दबी दबी जबान में कहा, मेरा ख्याल था कि आप फराज के गरीब होने का हवाला देंगे, उसकी बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन आपने तो एक दूसरा नुक्ता ही निकाला। इस नुक्ते पर बहस करके मैं आपको कायल नहीं कर सकता। शफीक साहब ने कहा, खैर मेरी बहन की गुर्बत भी एक मसला है। मैं चाहता हूँ कि सबा मुझसे बेहतर और बरतर घर में जाए। इस मसले पर मैं शफीक साहब से ज्यादा बहस नहीं कर सकता था। सबा बहरहाल उनकी लड़की और मेरी स्टूडेंट थी, उसके बावजूद भी मैंने इतना जरूर कहा था, आजकल शरीफ और अच्छे लड़के कम ही मिलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि किसी शरीफ घराने का लड़का शरीफ ही हो। शफीक साहब ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी शरीफ और खाते पीते घराने की तलाश में रहना तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आज किसी ऐसे घराने का रिश्ता आएगा तो मैं कल सबा को बिया दूंगा, क्योंकि मुझे अपने लड़के की भी फिक्र है। मैं कुछ देर वहां बैठा रहा। उनकी बातों से मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो सबा की शादी हरगिज फराज से नहीं करेंगे। उस दौरान मैं सिर्फ उनकी सुनता रहा और फिर जब खासी देर हो गई तो मैंने उसने इजाजत ली और घर आ गया। घर में दाखिल होते ही मैंने शाजिया से सिर्फ इतना कहा कि सबा की शादी फराज से हो ही नहीं सकती। शाजिया ने कहा, मैं तो पहले ही से जानती थी कि शफीक अंकल आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे। मैंने कहा, बात अहमियत की नहीं उसूल की है। उन्होंने ये तय किया हुआ है कि अपने खानदान के किसी घर में सबा का रिश्ता नहीं करेंगे और उनके खानदान में सिवाय फराज के कोई दूसरा लड़का है ही नहीं। उसके बाद मैंने अपने कमरे में दाखिल होकर एक अधूरी कहानी को मुकम्मल करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ महीने बाद सबा की जब बारात आई तो मैं दंग रह गया। औरतों और आदमियों की तादाद 150 से तो ज्यादा ही थी। बड़ी वाली 3 बसें भरकर लोग आए थे। उन्हें देखकर मैंने सोचा, शफीक साहब ने बहुत अच्छी जगह सबा का रिश्ता किया है। सबा के ससुर हैसियत में शफीक साहब से कहीं ज्यादा आगे थे। उन्हें कार और कोठी वाले कहा जा सकता था। ऐसे घर के लड़के को मुलाजमत की क्या जरूरत थी? मुझे मालूम हुआ था कि लड़का अभी कहीं मुलाजमत नहीं करता और सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है। सच कहा है किसी ने, दौलत के मुकाबले में आजकल पढ़ाई की कोई हैसियत नहीं रह गई थी। दौलतमंद आदमी सैकड़ों पढ़े लिखे लोगों को मुलाजिम रख सकता है। जाहिर है उन सैकड़ों लोगों का इल्म उसकी मर्जी के मुताबिक उसके काम आ सकता था। मैं शफीक साहब के घर के फर्द जैसा ही था, इसलिए बारात के आते ही मैंने दूल्हे वालों का घर के दूसरे लोगों की तरह स्वागत किया और उन्हें शामियाने तक पहुंचाने और सोफे और कुर्सियों पर बैठने में मदद दी। इस काम में 15-20 मिनट लग गए और फिर सब ही काजी साहब के इंतजार में हंसी मजाक में मसरूफ हो गए। मेरा ताल्लुक क्योंकि मैनेजमेंट से था, इसलिए मैं लोगों की जरूरत का ख्याल भी कर रहा था और मौका मिलता तो खड़े होकर सुस्ता भी लेता था। ऐसे ही एक मौके पर एक सरगोशी उड़ती हुई मेरे कान से टकराई। दूल्हे के किसी दोस्त ने दूल्हे से पूछा, माजिद ये तो बता, तूने अपने होने वाली को देखा भी है कि नहीं? दूल्हे ने कहा, मेरी अम्मी ने देखा है। मैं उन सोफों के करीब हो गया जिन पर दूल्हा और उसके दोस्त बैठे थे। दूल्हा और उसके दोस्तों का रुख स्टेज की तरफ था और मैं उनकी पुश्त की तरफ खड़ा था। दूल्हे ने कहा, मुझे पता है मेरी माँ की पसंद आला दर्जे की है। उसके दोस्त ने कहा, ऐसे लग रहा है जैसे तू 200 साल पहले पैदा हुआ है, लड़की को बगैर देखे शादी कर रहा है। तीसरे दोस्त ने कहा, तुम्हारी अम्मी को तो मेरा ख्याल है हर लड़की ही हूर की बच्ची लगती होगी। दूल्हे ने कहा, बीए किया है और मैंने उसकी तस्वीर तो देखी है। एक दोस्त ने कहा, तस्वीर और असल में बहुत फर्क होता है। कैमरे की आंख को धोखा देना बहुत आसान है। गोरी को काली और काली को गोरी 1 सेकंड में बनाया जा सकता है। दूल्हे ने कहा, मम्मी कह रही थी कि लड़की का रंग बहुत साफ है। उस पर उसके एक दोस्त ने कहा, लड़की के बाप और भाई को तो हमने देखा है, वो लोग स्वागत के लिए खड़े हुए थे, उन दोनों का रंग तो साफ नहीं है। फिर तुम्हारी होने वाली का रंग कैसे साफ हो सकता है? माजिद ने उलझे उलझे लहजे में कहा, लेकिन इस वक्त क्या हो सकता है? थोड़ी देर बाद तो वो मेरी बीवी बन जाएगी, काजी साहब आते ही होंगे। एक दोस्त ने कहा, अब भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर तुम कहो तो हम कार्रवाई शुरू कर दें।
इससे ज्यादा मैं नहीं सुन सका क्योंकि फिर माजिद और उसके दोस्तों ने बहुत धीमी आवाज में बात करना शुरू कर दी थी। थोड़ी देर तक तो मैं उन लोगों के पीछे खामोशी से खड़ा रहा और फिर शफीक साहब के करीब पहुंच गया। उन्होंने मेरे करीब पहुंचते ही कहा, काजी साहब अभी तक नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा था वो ठीक वक्त पर पहुंच जाएंगे। जरा तुम दूल्हा के अब्बास से तो पूछो काजी साहब को क्या वक्त दिया था। इतने में हमारे पीछे खड़े किसी ने कहा, काजी साहब आ गए। चंद लम्हे बाद ही सब स्टेज पर पहुंच गए। काजी साहब के आने से पहले ही दूल्हा, उसके दोस्त और दूल्हा के घर के कुछ लोग भी स्टेज पर पहुंच गए थे। काजी साहब ने बैठते ही अपना बैग खोला और फिर इधर-उधर यूं देखा जैसे किसी जिम्मेदार शख्स को तलाश कर रहे हो। मैं भी शफीक साहब के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गया। अभी निकाह पढ़ने की तैयारी हो ही रही थी कि दूल्हे के करीब बैठे हुए एक नौजवान ने सोफे से खड़े होकर कहा, अजीब बात हो गई है काजी साहब, दूल्हा ने ना दुल्हन को देखा है और ना पसंद किया है। काजी साहब के बोलने से पहले ही शफीक साहब ने तेज आवाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इस वक्त कौन सा मौका है इस किस्म की बात करने का? उस लड़के ने कहा, ठीक कहा आपने, ये मौका तो नहीं है, लेकिन जब पहले देखने का मौका नहीं दिया गया तो मजबूरी में मुझे ऐसा बोलना पड़ा। शफीक साहब से पहले दूल्हे के बाप ने उस लड़के की बात काट दी और उससे कहा, बैठ जाओ, इस किस्म की बात करना कोई शरीफों का शेवा नहीं। उस लड़के ने कहा, शरीफों के घरानों में शादी की रात ही तलाक नहीं होती। माजिद कह रहा है कि अगर उसे दुल्हन पसंद नहीं आई तो वो फौरन ही तलाक दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, आप खुद माजिद से पूछ लो। एक साहब ने जो मेरे पीछे ही खड़े थे कहा, ये लड़कों को क्या हो गया है? इस किस्म की बातें तो हमने पहले कभी नहीं सुनी। दूसरे साहब ने कहा, ये नई जनरेशन है, इनका बस चले तो ये अपनी माँ को भी ये कह करके वो खूबसूरत नहीं है अपने बाप से तलाक दिलवा दें। भला बताओ, ये भी कोई बात हुई? मैंने उन साहब के कंधे पर हाथ रख कर कहा, थोड़ा खामोश रहो, इस तरह बात बिगड़ जाएगी। दूल्हे के बाप ने कहा, दूल्हा निकाह के बाद दुल्हन को देख लेगा, हम लोग देख चुके हैं, लड़की बहुत अच्छी है। दूल्हे को शायद अपने बाप की बात पर गुस्सा आ गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके बाप ने उसके दोस्त की बेइज्जती कर दी थी। वो फौरन ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर तेज आवाज में बोला, शादी मेरी हो रही है डैडी, मैं जब तक लड़की को देख नहीं लूंगा निकाह नहीं होगा। उसके बाप ने कहा, तुमने कुछ सोचा है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर यही बात थी तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं कहा था कि मुझे लड़की को देखना है? दूल्हे ने कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा डैडी, मम्मी ने लड़की को पसंद किया है, मुझे भी वो यकीनन पसंद आएगी, लेकिन मैं देखे बगैर निकाह नहीं होने दूंगा। उसके बाप ने कहा, कुछ मेरी इज्जत का ख्याल करो और जिद से बाज आ जाओ। दूल्हे ने कहा, नहीं डैडी, अगर आप इसे मेरी जिद समझते हैं तो जिद ही सही, मैं लड़की को देखूंगा जरूर। आधा घंटा गुजर गया। लड़के को हर आदमी ने अपनी समझ के मुताबिक समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसने अपनी जिद के आगे किसी की बात समझने से इनकार कर दिया, किसी एक की भी चलने नहीं दी। मर्दाने से होती हुई ये बात औरतों तक भी पहुंच गई। दूल्हे की माँ और दूसरी औरतों ने स्टेज पर आकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा अपनी बात पर ऐसे अड़ गया था जैसे अडियल टट्टू। उसने अपनी माँ और खानदान की दूसरी औरतों से तो ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं की। वो कम बोल रहा था और उसके दोस्त ज्यादा बोल रहे थे। उसके दोस्त कह रहे थे, खाला हर्ज क्या है, बस एक नजर अपनी होने वाली दुल्हन को देख लेगा, बस फिर निकाह हो जाएगा। उसकी माँ ने कहा, ये इतनी आसान बात नहीं है, सारे मेहमान भरे हैं, जगहसाई हो जाएगी, कितना बुरा होगा। एक दोस्त ने कहा, ये ज्यादा बुरा नहीं होगा खाला, शादी के बाद फौरन तलाक हो गई तो ये ज्यादा बुरा होगा। आप बात करें लड़की वालों से, आपको तो यकीन है न कि लड़की माजिद को पसंद आ जाएगी, फिर हर्ज ही क्या है। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि मेरी बीवी शाजिया हमारे पास आई और तेज आवाज में कहा कि दुल्हन अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार है। हमने दुल्हन के कहने पर उसे अलग कमरे में बिठा दिया है, दूल्हे को भेज दो और उसे दुल्हन दिखा दो। शफीक साहब ने हैरत से शाजिया की तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, ये मुमकिन नहीं है। शाजिया ने कहा, अंकल मुमकिन है या नहीं इसे छोड़े, सबा कह रही है कि अब निकाह उस वक्त होगा जब दूल्हा उसे देखकर पसंद कर लेगा, क्यों वक्त जाये कर रहे हैं अंकल, दूल्हे को बस एक नजर देखना है, जिद और बहस में खुशियों को गमों के हवाले करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, यूं भी मजहबी हिसाब से लड़के और लड़की का एक दूसरे को देखना जरूरी है। मैं ऐलान करता हूं कि दुल्हन मुंह दिखाई के लिए तैयार है।
दूल्हा चले, मैं दूल्हे के साथ जाऊंगा सबा के कमरे तक। शाजिया ने कहा, हाँ ये ठीक है, और कोई नहीं आएगा दूल्हे के साथ, मैं जा रही हूँ, अब आप दूल्हे को लेकर अंदर आ जाएं। जब शाजिया औरतों वाले शामियाने की तरफ बढ़ी तो मैंने स्टेज पर चढ़ के काजी साहब से कहा कि वो निकाह की तैयारी करे, दूल्हे मियाँ अभी आते हैं। मैं थोड़ी देर बाद जब दूल्हे को लेकर शामियाने की तरफ बढ़ा तो लोग हमारी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से आए हैं। दूल्हे के दोस्त भी साथ साथ ही शामियाने तक पहुंचे। शाजिया ने शामियाने से बाहर उनको रोक दिया और कहा कि आप लोग आराम से बैठो, दुल्हन यहाँ नहीं मकान में अपने कमरे में है। यहाँ सबके सामने वो मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। दूल्हे ने अपने दोस्तों से कहा, ठीक है तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं और दूल्हा शफीक साहब के घर की तरफ बढ़ गए। औरतों का मंडप मकान के दरवाजे ही पर लगा था, इसलिए हमें ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा। शाजिया हमें लेकर सबा के कमरे तक चली गई। सबा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और सबा सर झुकाए एक कुर्सी पर बैठी थी। जब हम कमरे में पहुंच गए तो सबा ने गर्दन सीधी की, उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, आप मुझे देखे और पसंद किए बगैर निकाह नहीं करेंगे, और अगर मैं इत्तेफाक से आपको पसंद नहीं आई तो आप बारात वापस ले जाएंगे। माजिद ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ जिंदगी मुझे गुजारनी है, मेरे माँ बाप को नहीं। सबा ने घूंघट उलटते हुए कहा, ठीक है तो आप मुझे देख लो और पसंद कर लो। वो कुर्सी से खड़ी भी हो गई थी। सबा का रंगरूप देखकर माजिद के चेहरे पर हैरत और खुशी के रंग गहरे होते चले गए। सबा ने पूछा, देख लिया आपने मुझे, मैं पसंद आ गई आपको, बताइए। माजिद ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो सकती हो, इसका मतलब मैं आपको पसंद आ गई। सबा ने कहा, आप ये भी जानते हैं कि लड़की और लड़के की आपस में पसंद और मर्जी के बिना निकाह नहीं हो सकता। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने मुझे पसंद कर लिया, शुक्रिया, लेकिन आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए किसी नापसंदीदा शख्स के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए हराम है। अब आप अपनी बारात वापस ले जाएं। शाजिया ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? सबा ने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ, इन साहब की तरह मैं भी तो 20वीं सदी में सांस ले रही हूँ। होने वाली दुल्हन को देखने का हक जताना सिर्फ इन्हें नहीं, मुझे भी आता है। जब ये पसंद और नापसंद करने का हक रखते हैं तो यही हक मेरे पास भी है। मैं अपने इसी हक को इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, आप कमरे से निकले। बारात अब वापस जाएगी और आप यहाँ से जाने से पहले ये कपड़े जूते वगैरह उतार कर मेरे अब्बा के हवाले करके जाएंगे, क्योंकि ये कपड़े वगैरह अब वही पहनेगा जो मुझे पसंद होगा। सबा की अम्मी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? उनके साथ ही खानदान की दूसरी औरतें भी कमरे में दाखिल हो गई थी। अम्मी ने कहा, नहीं बेटी, अब बारात वापस नहीं जाएगी। सबा ने तेज आवाज में कहा, अम्मीजान, बारात जरूर वापस जाएगी। मैंने उनके घर का जेवर उतार दिया है। उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनके कपड़े और जेवर वहां रखे हैं, इन्हें वापस कर दीजिए, और ये माजिद साहब हमारे दिए हुए कपड़े और जूते उतार कर हमें दे देंगे। लेकिन बेटी, जिन लड़कियों की बारात वापस होती है उनकी शादियां नहीं होती। मेरी शादी होगी अम्मी, जरूर होगी, और आज ही की तारीख में होगी। उसने तेज आवाज में कहा, मैं किसी बड़े बाप की जाहिल बेटी नहीं हूँ, आप पहले इन्हें कमरे से निकाले। उसने माजिद की तरफ इशारा करते हुए कहा। सबा के कमरे के आगे औरतें ही नहीं, खानदान के मर्द भी खड़े हुए थे। हमारे कमरे में दाखिल होते ही शायद कमरे के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। जो कुछ भी हो रहा था वो सभी के लिए हैरान कर देने वाला था। यही हैरत उन्हें मंडप से कमरे के सामने तक ले आई थी, और फिर वो सब कमरे में दाखिल हो गए। सबा के मामू ने सबा की अम्मी से पूछा, बाजी क्या कह रही है सबा? उसकी माँ ने जवाब दिया, सबा हमारी तबाही का सामान कर रही है। एक औरत ने कहा, ये जो कह रही है ठीक कह रही है, होना तो वही चाहिए जो सबा कह रही है। सबा ने उसकी माँ से कहा कि सबसे पहले तो इन्हें कमरे से बाहर निकालिए। उसने दोबारा माजिद की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे कहिए कि ये बारात वापस ले जाएं, अपनी चीजें उठाएं और हमारे कपड़े उतार कर दे जाएं। सबा की बात खत्म हुई ही थी कि माजिद कमरे से बाहर हो गया। सबा की आदत, फितरत और तबीयत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। मैं जानता था कि अब दुनिया की कोई ताकत उसे माजिद से निकाह करने पर राजी नहीं कर सकती थी। मैं ये भी जानता था कि उसने माजिद ही को नहीं, उसकी तस्वीर तक देखना गवारा नहीं की थी। जब शाजिया ने उससे कहा कि वो कम से कम तस्वीर तो देख ले, तो उसने कहा था कि अम्मी अब्बा की पसंद है, बस बात खत्म।
अब अगर मैं उन्हें नापसंद कर दूं तो सिवाय दिल बुरे होने के और कोई बात नहीं बनेगी। हमारे घर की रिवायत यही है कि लड़कियां माँ बाप की पसंद ही को अपनी पसंद बना लेती है। मैंने इस मसले पर सबा से बात नहीं की थी। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि माजिद मुझे देखने में अच्छा लगा था और फिर शफीक साहब की तरह मुझे भी सबा का रोशन भविष्य प्यारा था। मैंने सबा के करीब होकर कहा, तुम्हारे दिल में क्या है? सबा ने कहा, मेरा निकाह आज ही होगा सर। इसी वक्त मेरे अब्बा को बुला दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। शफीक साहब कमरे के एक कोने में खड़े हैरत से एक एक की सूरत देख रहे थे। उन्होंने कहा, तुम जो कुछ भी कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। सबा ने कहा, सब ठीक हो जाएगा अब्बा। फूफी कहाँ है? आप इन्हें बुलाएं। एक लड़की ने कमरे में दाखिल होकर चीखते हुए कहा, बारात वापस जा रही है। एक साहब ने कमरे के दरवाजे से कहा, माजिद के डैडी कह रहे हैं शफीक साहब ने उनके साथ जो कुछ किया है वो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। शफीक साहब ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, हाँ वाकई मुझे बहुत महंगा पड़ेगा, शायद अब मेरी लड़की की शादी कभी नहीं होगी। सबा ने कहा, नहीं अब्बा, इन्हें कपड़े और जेवर लौटा दो 4 आदमियों के सामने और एक एक चीज जता जता कर दीजिएगा। आप भी साथ रहो सर। सबा ने मुझे कंधे से हिलाकर कहा, उनकी एक एक चीज देकर दूल्हे से हमारी सारी चीज और कपड़े वापस ले लो और काजी साहब से कहें कि वो कहीं नहीं जाए। मैंने सबा से कहा, इसका क्या मतलब? अब काजी साहब का यहाँ क्या काम? सबा ने कहा, आप इन्हें रोको तो मतलब अभी समझ में आ जाएगा। सबा की अम्मी ने गुस्से से सबा से कहा, तुम क्या अपने बाप और माँ से भी बड़ी हो गई हो? उन्होंने अपने शौहर की तरफ इशारा करके कहा, ये क्या सुन रहे हैं? मुंह से कुछ बोलते ही नहीं, घर आई बारात वापस जा रही है। ऐसी मुंहफट और बेहया लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? सबा ने कहा, अम्मी आप जानती हैं ना मैं मुंहफट हूं ना बेहया। मुझे मुंहफट और बेहया बनने पर मजबूर किया गया है। मैंने दबी आवाज में सबा की अम्मी से कहा, सबा ठीक कह रही है। उसकी अम्मी ने गुस्से में मुझसे कहा, आप चुप रहिए, इसके बिगड़ने में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो आपने पूरी की है। पढ़ लिख लेने का मतलब ये नहीं कि माँ बाप के फैसले के खिलाफ जाया जाए। सबा के बाप ने कहा, अच्छा अब खामोश हो जाओ। सबा ने कहा, फूफी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बेटी। सबा की फूफी ने औरतों के बीच से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या बात है? सबा ने अपनी फूफी से कहा, क्या आप मुझे अपनी बहू बनाना पसंद करेंगी? फूफी ने कहा, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो एक गरीब आदमी की बीवी हूँ। सबा ने दबी दबी जबान में कहा, मैं खुद भी एक गरीब शौहर की बीवी बनना चाहती हूँ। शर्म से उसकी आंखें तो झुक गई थी और मजबूरी बोल रही थी, मेरे अब्बा की इसी तरह रह जाएगी कि आप मुझे कबूल कर लें। फूफी ने कहा, अरे बेटी मैं तो पहले भी दिलो जान से तैयार थी, लेकिन तेरा अब्बा शफीक नहीं मान रहा था। मेरे चेहरे पर पता नहीं क्यों खुशी फूट पड़ी थी। हालात में अचानक ही मेरी तमन्ना पूरी करने के लिए करवट ली थी। सब कुछ तैयार था, बस माँ बाप के इकरार की जरूरत थी। बारात की वापसी के 1 घंटे बाद ही फराज से सबा का निकाह हो गया। फराज को सादे कपड़ों में ही काजी साहब के सामने बिठा दिया गया और फिर कबूल होने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब सबा अपने घर से रुखसत होकर अपनी फूफी के घर जा रही थी तो मैं सोच रहा था, काश मेरी लड़की भी सबा की तरह बन जाए। मेरी बेटी बड़ी होकर जब सबा हो जाएगी तो उसकी परवरिश, तरबियत और तालीम पर मैं जितना नाज करूंगा वो कम ही होगा।